ना बात करते हैं हम लोग अमाइंस चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ है। दो रिएक्शन बची हुई है। पहली रिएक्शन जो है वो मैं करवाया था, दूसरी रिएक्शन को मैंने कहा था कि आप पढ़ के आना, ESR ऑफ एनिलीन, है ना। ESR ऑफ एनिलीन जो है वो टेस्ट में भी आपका आ सकता है, क्योंकि वो आपका ESR में हमने पढ़ रखा है। बात करते हैं हम लोग, जो नंबर 8 रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। नंबर 9 रिएक्शन है, उसका नाम होता है डाई एजोटाइजेशन। लिखे हैं आप लोग सब लोग, डाई एजोटाइजेशन। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सब लोग कॉपी करिए। गिवन बाय एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन हमेशा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देते हैं, ठीक है। क्या होता है इसे देख लेते हैं। सब लोग कॉपी करिए इसको एक बार। एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन होती है NaNO2 प्लस HCl से, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा 273 से 278 केल्विन रहेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ये वाला, इसका नाम होगा BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये रूम टेम्परेचर क्या है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर काफी स्टेबल है। तो इसको लिखा गया एट लो टेम्परेचर। ये वाटर सोल्यूबल होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और होता है। बेंजीन यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, और बेंजीन N2Cl, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर N और यहाँ आएगा Cl माइनस, और इसको हम लोग बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट, अभी जो लिखा है इसको लिखे सुनाता हूँ उसको मैं। ये एक अनस्टेबल सॉल्ट है, लेकिन एरोमेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट ये स्टेबल होता है। ना मैं इसको क्लियर कर दूं आप। नंबर 9 रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरे अमाइन सेप्टर के अंदर 3 रिएक्शन काफी जो है, जिससे पिछले कई सालों से लगातार प्रश्न बने हैं। पहली रिएक्शन का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट, खूब क्वेश्चन आए। दूसरी रिएक्शन है वो जो है नंबर 8, वो है आपका HNO2 टेस्ट। और तीसरी रिएक्शन इससे भर भर के क्वेश्चन आपके हैं, और ये बहुत ही आसान है। देखते हैं यहाँ पर क्या है वो है NaNO2HCl। ये लास्ट सेक्शन में खूब स्टडी किया है। इससे क्या बनता है, HNO2 बनेगा। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बच्चों बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, क्या NO प्लस बनेगा। इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या यहाँ से वाटर निकल सकता है बच्चों, यहाँ से निकल सकता है, वाटर निकल सकता है। ये हमने लास्ट सेक्शन में निकल यहाँ सब कुछ किया है। तो बच्चों यहाँ से जब वाटर निकल जाएगा, वाटर जब निकल जाएगा तो ये एन की दोस्ती हो जाएगी N प्लस से, तो एन की दोस्ती होगी N प्लस से, ये Cl तो यहाँ से आ ही रहा है। इसका नाम होता है BDC। क्या नाम होता है, BDC। पूरा नाम होता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड।
ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। रूम टेम्परेचर अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, N2 गैस जब निकल जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। अब लो टेम्परेचर कितना है वो मैंने यहाँ लिखा है, ये 273 केल्विन से 278 केल्विन तक है। बच्चों ये जो आपका रेंज है, ये रेंज पूरे ऑर्गेनिक में केवल एक ही जगह दी है, यहाँ पर। लो टेम्परेचर मतलब कितना हो गया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 5 से 0 से नीचे भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर तो ये खास स्टेबल होता ही होता है, वाटर सोल्यूबल भी है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं कि यहाँ पर जो है लोन पेयर है, लोन पेयर से तो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लोन पेयर है तो यहाँ लोन पेयर का यहाँ पे हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एनसीईआरटी में बार बार इसको ऐसे लिखा गया है। अब यहाँ से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। देखो इसकी जो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, इसकी दो रिएक्शन है वो अपन देखेंगे, वो बहुत आसान रिएक्शन है। इसके अंदर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन ये बनता है, एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट, जो कि हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा था। एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट ये वाले, ये चाहे रूम टेम्परेचर हो या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो या रूम टेम्परेचर हो, ये बेचारे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट ये स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, हाई पे स्टेबल नहीं है। हाई पे तो दोनों अनस्टेबल है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये तो अनस्टेबल ही होगा, लेकिन ये स्टेबल है। उसके पीछे वजह ये होती है कि यहाँ से N2 गैस नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड में क्या रेजोनेंस हो रहा होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो नो ये बॉन्ड आपका आपके आगे जाएगा। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आपके आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है N2, ये N2 जो है ये बेंजीन से जो है डबल बॉन्ड से चिपकी होगी, ये N2 सिंगल बॉन्ड से चिपकी होगी, तो इसको तोड़ना आसान होगा, निकल जाएगी ये आसानी से नहीं निकल पाएगी। इसको अगर आपको निकालना है तो आपको टेम्परेचर जो है 5 से ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये इस वजह से जो है ये आपका जो है रिएक्शन जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ये स्टेबल है। अब इसकी रिएक्शन जो है दो तरह से होती है, या तो आप N2 को निकाल दो या N2 को रख लो। तो N2 को निकालने वाली रिएक्शन को बोलेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और N2 को रखेंगे वो है कपलिंग रिएक्शन। वो कैसे होती है मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो।
रिप्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए मैं आपको जो है जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग लिख सकते हैं, फिर उसके मैं वन बाय वन समझाऊंगा इसको, अगर आपने लिख लिया है तो। इधर देखें आप लोग, रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो है इस पर भी बेस्ट मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, और ये है आसान है। देखते हैं है क्या यहाँ पर। रिप्लेसमेंट ऑफ N2, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 मतलब यहाँ से N2 गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, यहाँ पे जगह खाली होगी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। क्या होगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन में? इधर देखो, इधर देखो, N2 गैस निकलेगी यहाँ से, आप 6 डिग्री से ये 0 से 5 तक स्टेबल है। BDC का फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। BDC 5 डिग्री से तक स्टेबल है। ये पूरे आपके ऑर्गेनिक में ये रेंज आपको एक ही जगह देखने मिलेगी, बाकी कहीं रेंज नहीं है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपका N2 गैस निकलेगी, जगह खाली हो जाएगी, फिनाइल पर कैटायन बनेगा, और यहाँ से लगा यहाँ तक माइनस पार्ट जो होगा, माइनस पार्ट यहाँ हमला करेगा। देखते हैं यहाँ पर माइनस पार्ट को ही बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। मैं यहाँ पे वन बाय वन सबको समझा रहा हूँ, जितनी बात चीजें चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनते रहना है। यहाँ पहली रिएक्शन में कौन किसके पास माइनस चार्ज होगा? क्या क्लोरीन के पास होगा? तो बच्चों यहाँ बनेगा बेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन बनेगा ना। यहाँ बताओ किसके पास होगा? यहाँ बनेगा ब्रोमीन, लिखना मना है, देख लो एक बार, बनेगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा बताओ? बेंजीन और क्या बनेगा? Cl। अरे भाई प्लस और माइनस ही तो है यहाँ पर ना। यहाँ बताओ किसके पास होगा? बेंजीन Cl। यहाँ क्या बनेगा? बेंजीन और Br। आसान रिएक्शन है ना। यहाँ क्या बनेगा बताओ? बेंजीन और आयोडीन। अरे हाँ है ना, क्योंकि K प्लस हो गया, I माइनस सब अटैक करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो यह है क्या। आपको दे रखा है पानी, पानी में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? क्या OH माइनस होता है? वो OH माइनस नहीं होता, OH डेल नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। पानी में थोड़ी OH माइनस फुल होता है, नहीं तो बेसिक नहीं हो जाएगा। तो पानी जो होता है वो आपका जो है उसमें डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ के लोन पे अटैक करेंगे तो ना यहाँ क्या बनाएगा आपका? फिनाइल OH बनेगा, फिनोल बनेगा। अगर लिखा गया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है H प्लस H2O, H प्लस भी है और H2O भी है, तो ये भी अगेन वही पानी की वाली रिएक्शन है। अगर आप पानी यूज करो या फिर डाइल्यूट H2SO4 यूज करो या फिर आप 283 केल्विन, 283 केल्विन का मतलब कितने डिग्री सेल्सियस हो गया? कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। आपने बस इसको 10 डिग्री सेल्सियस हल्का सा जो है हीटिंग देनी है, तो उससे क्या होगा? ये N2 गैस निकल जाएगी, निकल जाएगा तो यहाँ यहाँ से निकलता है पानी, इस रिएक्शन में पानी निकल ही रहा है, H2 निकल रहा है, वही अटैक कर लेगा और अल्टीमेटली यहाँ हमें फिनोल जो है मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब ये दो खास रिएक्शन है जो लोग रट्टा मारते हैं, इसको अपन आराम से करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ये है H3PO2 होना चाहिए, H3PO2। ये H3PO2 का नाम क्या होता है? फॉस्फरस एसिड, इसका एक और नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक भी होता है, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फरस एसिड। H3PO2 का अपनी ये ख्वाहिश है जिंदगी में कि ये अपने बड़े भाई में चेंज हो जाएगा। इसका बड़ा भाई होता है, इसका जस्ट बड़ा होता है H3PO3। H3PO3 की ये इच्छा होती है कि वो उससे बड़े भाई H3PO4 में चेंज हो जाए। तो जब बच्चों H3PO2 को अगर आप पानी से रिएक्शन करवाते हो, तो पानी से रिएक्शन करवाते हो तो ना यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? H3PO3 बन जाएगा ना। अब यहाँ से क्या चीज रिलीज होगी? कौन सी गैस रिलीज होगी? H2। अरे है ना H2। H2 के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो बनेगा H प्लस, एक बनेगा H माइनस। क्या बनेगा? H प्लस और H माइनस। H प्लस फ्रेंडशिप करेगा Cl माइनस के साथ, तो Cl माइनस का जो से दोस्ती करेगा तो वहां से N2 गैस भी निकल जाएगी क्योंकि सॉल्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? H माइनस। क्या H माइनस का न्यूक्लियोफाइल है क्या? वो सीधा अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो ना यहाँ बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन, ये बनेगा बेंजीन। ठीक, ये काम खत्म। हमने न केवल हमने ये बेंजीन बनाया बल्कि इसके जो बनेंगे साइड प्रोडक्ट उसको भी हमने समझा। बच्चों ये है एल्कोहल। एल्कोहल का मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है होता है, तो हमने कहा था कि इसके अंदर यहाँ से H और यहाँ से H जो है निकल जाएगा। ठीक है,
तो बचेगा क्या यहाँ पर बताओ, यहाँ बचेगा आपका H3CH डबल बॉन्ड O। अरे हाँ है ना, हमने ये कर रखा है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC PTC जॉन्स एजेंट सब ये हमने कर रखे हैं। ठीक, तो बच्चों इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो इसका होने से ये बनेगा, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी बताइए, क्या H2 निकलेगा? कितने टुकड़े होंगे इसके? दो, H प्लस और H माइनस। H प्लस की फ्रेंडशिप किससे होगी? Cl माइनस से। जैसे ही HCl बनेगा यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर N2 भी निकल जाएगा, तो N2 निकल जाएगा। अब बचा यहाँ पर H माइनस, वो अटैक करेगा तो क्या यहाँ बनेगा बेंजीन, ये बनेगा बेंजीन। बच्चों इसके अंदर इन दोनों का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बेंजीन का हो रहा है रिडक्शन, इसलिए एंसरीन लिखा है इसको, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इधर इधर लास्ट रिएक्शन समझते हैं बच्चों। HbF4 का नाम होता है, इसका नाम होता है इसके अंदर फ्लोरोबोरिक एसिड। अच्छा बोरिक एसिड का नाम सुना है? BOH का होल थ्राइस है ना बोरिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड या फिर ट्राइबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। बच्चों ये काफी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट पूरा है। जनरली बोरोन ऐसे कंपाउंड बहुत से बनाता है जहां पे उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है, BF3 BCl3। तो बोरिक एसिड में फ्लोरोन जो है, बोरोन है, बोरोन बोरोन की हैसियत 4 बॉन्ड बनाने की है, और उसके पास इसका ऑक्टेट पूरा है, ये स्टेबल है काफी। तो ये स्टेबल है, तो ये रिएक्शन, ये माइनस चार्ज अटैक नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल है ये। जब स्टेबल है तो यहाँ पर एक ही चीज फ्री हो जाएगी, वो होगी H+। ये H+ किसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, बोलना पड़ेगा। वो है Cl माइनस का, तो HCl निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये HCl यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो BF4 चुपचाप आके यहाँ बैठ जाएगा। ये BF4 क्यों स्टेबल है? किसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है? बोरोन का। अगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो दिक्कत करती, वो फिर रिएक्शन कर जाता। तो ये स्टेबल सोल्ट है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। अगर इसको हम लोग हीट करें, हीट करने पर देखते हैं क्या होता है। हीट करने पर आपको रूम टेम्परेचर से ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ना BF4 माइनस को अगर आप हीट करोगे तो बताओ क्या बनेगा? बनेगा BF3 बनेगा, और क्या बनेगा? F माइनस। अब ये F माइनस ये बन चुका है न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा यहाँ बेंजीन पर, तो ना इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे बेंजीन और आपका बनेगा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। और क्या चीज निकली यहाँ से? यहाँ निकल गया N2 निकल गया। और क्या चीज निकली यहाँ से? निकल गया BF3 निकल गया। अगर आप इसकी जगह NaNO2 लगा दो, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है, तो वो अटैक कर सकता है। तो ना बेंजीन और यहाँ हो जाएगा NO2, और फिर यहाँ पे आपका NaBF4 जो है आपका अलग से निकल सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर ऐसा आपका रहा, यहाँ पे रहा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। एक मिनट रुके आप लोग, पहली रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बताइए, बोलना पड़ेगा आपको। Cl माइनस यहाँ पर, Br माइनस यहाँ पर, Cl यहाँ पर ना, यहाँ पर Br माइनस, यहाँ पर I माइनस, यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर H माइनस, क्या है H माइनस, यहाँ पर, यहाँ पे H माइनस। ना यहाँ से जो ये तो स्टेबल है, यहाँ हीट करेंगे क्या होगा? F माइनस, और यहाँ पे क्या है? NO माइनस। तो सब ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होंगे वो N2 को हटाकर बेंजीन पर लग जाएंगे, तो हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप, मैं अभी तो क्वेश्चन थोड़ा एक काम कर, दूसरी और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में देता हूँ मिक्स में। पहली तीन जो रिएक्शन है, इनका एक नाम है, वो है सैंड मेयर रिएक्शन। मैं इसको लिख रहा हूँ, सभी लोग इसको लिखें, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन जो होती है वो बेटर यील्ड देती है गेटरमैन से। गेटरमैन जो है वो है बॉटम, जो सेकंड जो रिएक्शन है वो है आपका गेटरमैन रिएक्शन है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। बेटर यील्ड देन गेटरमैन रिएक्शन। ये जो है इट इज FR-SR रिएक्शन, ड्यू टू यहाँ पर कॉपर प्लस आयन में होता है, तो इस आयन की वजह से ये रेडिकल फॉर्मेट में होती है। फ्लोरोबेंजीन बनाने वाली रिएक्शन जो थी उसको नाम लिखा गया है, वो है बाल्शमान रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है ये है रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर HCPO2 का भी हुआ है
ऑक्सीडेशन, बेंजीन का हुआ रिडक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने बेरी से बहुत सारे कंपाउंड, हेलो कंपाउंड बनाए। ये हेलो कंपाउंड जो बनाए हैं बच्चों, इसके दो रिएक्शन हैं। जब कॉपर के सोल्ट लेते हैं, कॉपर का सोल्ट जो है, कॉपर यहाँ पे प्लस स्टेट में है, क्यूप्रस के सोल्ट लेते हैं, उसका नाम होता है सैंड मेयर। जब हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं, उसका नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन पहले भी आई है, पहले आई थी वो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में आई थी, गैटरमैन कोश और गैटरमैन एल्डिहाइड। दूसरी, ये अंतिम बात है, गैटरमैन जो आपके आई है, गैटरमैन ओनली गैटरमैन है। अगर एल्डिहाइड लिख के आता तो गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन होती है, और नॉर्मल अगर लिखा हुआ था गैटरमैन रिएक्शन तो इसका जिक्र यहाँ पर है। तो ये ऊपर की जो 5 रिएक्शन है वो एनसीईआरटी ने पहले चैप्टर में भी गिवन है ये। तो इसके एक दो क्वेश्चन जो है अपने चैप्टर 1 में भी थे। यहाँ से बाकी के अंदर हम लोगों ने फिनोल भी बनाया है, बेंजीन भी बनाया है, तो चेन रिएक्शन के अंदर इसको बहुत सी बार यूज कर लिया जाता है।
जो फ्लोरीन बनाया हम लोगों ने वो है बाल-शमीन रिएक्शन है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट ये जो है आपका स्टेबल है, जैसा कि मैंने आपको कहा स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और ये वाटर इंसोल्यूबल है, वाटर इंसोल्यूबल है। इसे बनाया फ्लोरोबेंजीन बनाया है, ये बाल-शमीन रिएक्शन है। तैयारी कैसी है टेस्ट की? अगला वाला। अगर कुछ रिएजेंट मिक्स हो रहे हैं तो ये सही चल रही प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक की मतलब पहला हर्डल्स यही होता है कि वो रिएजेंट मिक्स हो जाते हैं। एक्वस केओएच की जगह एल्कोहलिक केओएच आता है, एल्कोहलिक केओएच की जगह है एक्वस याद आता है, ये रहता है। तो सही जा रहा है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मतलब वो तैयारी उसकी खत्म है। पढ़ाई करोगे तो ही तो मिक्स होगा, बाकी पढ़ाई नहीं करोगे तो वो फिर चल रहा है मैच उसी की बात करोगे तो फिर तो काम खत्म ही है। आज कबड्डी का मैच चल रहा है, जापान और साउथ कोरिया वाला। ऑर्गेनिक में नहीं है ऐसा। सर को पूछना। जो बच्चे हैं ऑनलाइन है, ये जूम कर दिया मैंने इसको, अब जो है जूम आउट कर रहे हैं इसको। नाउ रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आते हैं एक रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में इधर इधर इस रिएक्शन में रिप्लेसमेंट में N2 निकल गया था, लेकिन कपलिंग रिएक्शन में N2 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा उसके पीछे वजह है, और वजह क्या है उसके लिए पहले समझते हैं कपलिंग रिएक्शन। बच्चों कपलिंग रिएक्शन जो है कि ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर पीडीएस अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भूखा है, गरीब है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो ये उन कंपाउंड पर अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन कंपाउंड है। आपके सामने यहाँ पर दो कंपाउंड है, क्या ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है? क्यों है? क्योंकि बेंजीन पर ऑक्सीजन जो है लोन पर लेके बैठा हुआ है ना, ये सब दोनों प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं। एक थे इसका नाम था एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या नाम है इसका? तो ये आपका ये दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्या होते हैं? तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बीडीसी लिखा है मैंने ये वाला,
ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आके ऑर्थो पैरा पे लगेगा। एंड हमें पता है कि पैरा वाला जो होता है मेजर होता है, तो पैरा पे मैंने ये ग्रुप लगा दिया, पैरा पे इसको चिपका दिया, इसको मैंने, काम खत्म। अब यहाँ से दो डाउट बनते हैं, वो दोनों बता रहा हूँ मैं आपको। डाउट, पहला डाउट तो ये है कि ये आपका, ये जो डाइस क्यों लिखा हुआ है, ये डाइस क्या है, कलर क्यों लिखा नहीं है यहाँ पे? तो बच्चों डाइस का मतलब होता है इंटेंस कलर। आपके कपड़ों को कलर करने के लिए जो कलर आपके आते हैं उसको बोलते हैं डाइस। अरे होली पर अपनी एक कच्चा कलर होता है, पक्का कलर होता है ना? होली पे अपन खेलते हैं, कलर खेलते हैं ना, तो पक्का कलर होता है, तो काफी लंबे समय तक हाथ जाता नहीं है। तो जो पक्का कलर होता है वो डाइज जो इंटेंस कलर है। तो ये इनके जो कलर आपके आते हैं वो इतने इंटेंस कलर आते हैं कि इनका यूज कई बार जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को कलर करने में यूज किया गया है। तो इसके इंटेंस कलर आपके आते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इसलिए लिखा गया डाइस लिखा गया है। दूसरी खास चीज ये, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीडीसी की दो ही रिएक्शन है, एक तो है आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शन जहां से एन टू गैस निकल जाती है, और यहाँ पे एन टू गैस नहीं निकलती है, एन टू गैस यहाँ पे रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है। तो डाउट यह था कि ऐसा क्या किया कि आपने यहाँ पर जो है इसके अंदर कि एन टू गैस नहीं निकली है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, अगर मैं रिएक्शन का पीएच न्यूट्रल कर दूं, अगर मैं रिएक्शन का पीएच न्यूट्रल कर दूं तो न्यूट्रल पीएच पर ये टेंडेंसी होती है कि एन टू गैस नहीं निकलती है। अगर एसिडिक पीएच हो, बेसिक पीएच हो, तो एन टू गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे डाउट आगे ना आता है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल करना का पड़ेगा पीएच, लेकिन यहाँ पीएच तो ये आपका जो है बेसिक है और ये स्लाइड सा एसिडिक है। तो उसके पीछे वजह ये कि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये एसिड हो गया, तो मैंने पीएच हल्का सा बेसिक कर लिया। तो बताओ यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा ओवरऑल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल पीएच पर एन टू गैस नहीं निकल सकती है। नाउ ये है एनिलीन। एनिलीन जो होता है वो बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। तो मैंने पीएच क्या रखा, स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली एसिड रखा है, बेसिक रखा है, एसिडिक रखा हुआ है। ये एसिडिक पीएच है और ये आपका जो है बेसिक आपका मैच इसका पीएच रहता है। तो ये दोनों आपस में करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल कंडीशन पे ये एन टू गैस नहीं निकलेगी। तो ये रिएक्शन जो है पीएच डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, पीएच पर। ना ये टेस्ट तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर, अच्छा इसमें एक खास चीज है, ये कलर याद रखने पड़ेंगे। कलर कलर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कलर जो डाइस बनती है याद करने के लिए। ऑक्सीजन जहाँ आता है वहां पे ऑरेंज कलर आपका था, याद रखने के लिए, नथिंग बोथ दैट। ना ये जो लिखा हुआ है बीटा नेफ्थोल, देखते हैं बीटा नेफ्थोल का एसिड। मैं आपको बस ध्यान, कलर ध्यान रखना है। कलर कैसे ध्यान रखोगे तो बताता हूँ। कलर बीटा नेफ्थोल का एसिड होता है ऐसा, ये आपका OH है। इसमें कौन सा क्या आया है, OH। एसिडिक है बेसिक, ये एसिडिक है, तो पीएच क्या रखा अपन ने, तो क्या मीडियम सारा कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर रिएक्शन होगी तो इसका भी ऑरेंज कलर आपका है, रेड ऑरेंज कलर आपका आया है। ऑरेंज कलर आया है मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। तो समझ आपको आ रहा है। तो ये कलर इसमें ध्यान रखना है। बाकी ये रिएक्शन जो है आपकी आती है लास्ट सेक्शन में, मैंने आपको दे रखा है। ये रिएक्शन खत्म हो चुकी है। नंबर 11 रिएक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अपने ESR पढ़ के आए हो आप, या फिर सूखे आ रखे हो? ESR ऑफ एनिलीन मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको निपटाइए आप लोग। नहीं आएगा तो एटलीस्ट कम से कम करने की एक्टिंग करो कि हाँ हमें आ रहा है। और फिर भी नहीं आता है तो आप बस 5-10 मिनट का इंतजार करो, मैं वैसे लिख ही दूंगा। तो तुरंत उसको चेप देना आप, लिखो उसको। नहीं आता है तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ESR ऑफ एनिलीन, जब पानीपत का तीसरा युद्ध चल रहा था तो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। उस समय हम लोगों ने ESR पढ़ा था। क्या आपको अभी तक याद है? कितनी जबरदस्त आपकी मेमोरी है। क्या खा रहे हो? बहुत ही अच्छे।
बात ना करें, लिखें इसको। पढ़ा तो दिया, क्वेश्चन में अब दे रहा हूँ ताकि जो है ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आप कर पाए। तो ESR का तो वैसे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जो है फिलहाल अभी मैं इसके दूंगा ताकि कपलिंग रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन वाले क्वेश्चन आप कर पाए। और उसके अंदर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो है वो NCERT में भरपूर दे रखे हैं। जी जी हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा, CSCCO, एसिडिक एनहाइड्रेट। क्वेश्चन आते हैं ये, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कोई भी एक क्वेश्चन कर लो अपनी इच्छा से, चढ़ दो, आजा। अरे टेंशन, इधर इधर आ, इधर आ। ऐसे मुरझाया हुआ क्या चल रहा है, चढ़ जाओ। कुछ नहीं आता तेरे को, हमें तो ऐसा, इनको भी नहीं आता, टेंशन। बच्चे बताएंगे। ओए, यहाँ, कसम किसकी कसम। गुड क्वेश्चन ना। आओ यहाँ पर, कैमरे में आओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। कैमरे में आओगे सिर, कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो। इस पे आइए, ऊपर आइए एक बार तो। खड़े हो जाओ। मूर्ख, ये रिएक्शन होती नहीं है। तू सरदार के चक्कर में आ गया। ये सबसे आसान रिएक्शन थी, ये रिएक्शन होती नहीं है। लाला को आपने भेजा कि जाओ लाला तुम खचा करके आओ, लाला हो गया बिजी। ये था लुइस बेस, ये था लुइस एसिड, ये था। मूर्ख, इधर। भाई तुम्हें कैसी आवाज निकालते हो। यूट्यूब शॉर्ट, सबसे आसान रिएक्शन को ही यहाँ पर जो है तुमने रायता फैला दिया है। इसको सिखाओ कुछ। तू बोल रहा है मणिकांत भाई, तेरे को तो उखड़ नहीं रहा, तू तो पैर फैला के बैठा हुआ है यहाँ पर। आप अपने कॉपी के पन्ने पलट के देखिए, कहाँ पर किस खोपचे में लिखा है आपने ये।
आसान रिएक्शन को जो है वहां पे जो है पैरा वाला करना क्या है। इन दोनों के अंदर यहाँ पर ये था शक्तिमान। तो हम लोगों ने ऐसा कहा था कि NH2 यहाँ पर जो इसके अंदर Br और Br लगेगा, तो तीनों पोजीशन में Br लग जाएगा, ये आपका बनेगा वाइट पीपीटी। ये आप लोगों को पता था, बस इस पर हल्का सा टिप पे नहीं आ रहा था। वेरी गुड फैक्टर। ना इसके अंदर शक्तिमान की शक्ति हमने कम करी, इसकी कम करी थी। तो शक्तिमान की शक्ति हमने कम करी थी, तो नाउ यहाँ पर बनेगा NH, नाउ CO, ये बनेगा CH3। इसका नाम था एसिटानिलाइट। एसिटानिलाइट नाम था इसका। अब यहाँ पर जो है तीनों पोजीशन पे नहीं लगा कि शक्तिमान की शक्ति कम हो चुकी है। तो नाउ इसमें यहाँ पर केवल ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होगी। मेजर बनेगा पैरा वाला। तो पैरा वाला लिखा है मैंने। और फिर लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हो गया आपका इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस। तो अल्टीमेटली बनेगा यहाँ पर NH2 और पैरा पर आपका लग जाएगा ब्रोमीन। नाउ HNO3 H2O4, ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसमें भाई चुप रहे। यहाँ पर जो है एक तो गलत बताया उस बच्चे को, उसको लगा कि सबसे इंटेलिजेंट ये बच्चा है और वो चढ़ गया सूली पे। इस रिएक्शन में ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन इसमें ऑर्थो पैरा मेटा तीनों बनते हैं। ये आपका 2% बनता है, यहाँ पे आपका 15% बनता है, ये बनता है 47% बनता है। मेटा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ बनता है एंजिलिनियम आयन। कसम भगवान की, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। ना देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर आपका NHCOCO3 यहाँ बनेगा आपका यहाँ पर, और ना यहाँ पर आएगा बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आगे पैरा पर जो आपका पैरा पर लगेगा नाइट्रो ग्रुप। तो ना यहाँ पे लिखा हमने नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आया नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और फिर लास्ट में करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो ये पर पूरा जो है यहाँ पर लग जाएगा NH2 ग्रुप। पैरा नाइट्रो कंपाउंड बना यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पर जो है बनता है ज्यूटेरायंस बनता है, तो इसी के अंदर मैंने इसको लिखता हूँ ज्यूटेरायंस, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यहाँ पे कहीं लिखा था ये। क्या आपको आ रहे थे ये? मना मना करना ही नहीं है, बोला हाँ आ रहे थे। हाँ, और ये बस टिप पे आने वाले थे, गले तक तो आ ही गए थे। लिखें इसको। तो भाई, तो मैंने पहले भी कहा था। हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आउट करें। लिखें इसको। क्वेश्चन को कर रहे हैं आपसे, वो लिख लिया आपने, चेप दिया उसको। क्वेश्चन करें आप लोग।
बैठ जाओ। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 4 भी आ रहे हैं। कैसे बना, ये क्वेश्चन हो गया आपसे? ये लिखा नहीं, यहाँ पे आ गए ना। पहले ये तो करो। ये मैं बताऊंगा मैं अभी आपको कैसे होता है। वैसे ऊपर वाले बताऊंगा मैं। ना पहला तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है इधर, ये बच्चों ये जो स्टेप है ये रिडक्शन का है। इसमें नाइट्रोबेंजीन से बनेगा एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन। ये रिएजेंट किसका था? डाई एजोटाइजेशन। बोलो आप लोग। टाइजेशन। ये रेंज दे देखिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा डाई एजोटेशन की कैरेक्टरिस्टिक रेंज है। ना इसमें जो बनेगा कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? पीडीसी। बोलिए। पीडीसी। ना ये अपने उस पूरे मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट चल रहा है ये। इसके बाद ये खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, हम करवाते हैं क्यूप्रस हैलाइड से। तो ना यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ बन जाएगा, लगेगा सीएल। ना यहाँ बनेगा बेंजीन, ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन। ना यहाँ क्या बनेगा आपका? यहाँ लगेगा आपका फ्लोरीन। इधर HbF4 स्टेबल है। हीटिंग करने पर यहाँ से निकलेगा F-। तो फिर यहाँ पे लग जाएगा F, फ्लोरोबेंजीन। सबसे ऊपर वाले रिएक्शन थी, इसका नाम था सैनमे रिएक्शन। क्या नाम है? आवाज नहीं आई। इसका नाम था बाल-शिमन रिएक्शन। क्या नाम था? बाल-शिमन रिएक्शन। ना अब यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके आते हैं कन्वर्जन वाले, कि हमें इससे ये बनाना होता है। ये बोर्ड्स के भी, बोर्ड्स में 2-2 स्टेप के पूछते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 2-3 स्टेप का जो पूछूंगा अभी आपको मैं, कैसे ये कर सकते हैं। तो देखते हो यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ। आप इसकी रिएक्शन पहले करवा दो, मैं इसको इससे कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि इसकी रिएक्शन का आप क्या इसको कभी ऐसा बना सकते हो, इस पे NH2 लगाकर यहाँ पर इसके अंदर ना यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हो। वो कौन सी रिएक्शन थी बताइए? कौन सी रिएक्शन थी? आप ब्रोमीन के साथ वाटर ले लो या फिर नॉन पोलर ले लो। नॉन पोलर लो या फिर पोलर लो, हमेशा बनेगा ये ट्राइब्रोमो, क्योंकि ये था शक्तिमान। अरे हाँ, है ना? ठीक है। अब इस NH2 की जगह भी मुझे ब्रोमीन लगाना है।
तो इस NH2 की जगह ब्रोमीन लगाना है, तो ना इसकी रिएक्शन में कर दूं Na Na2HCl से, अरे हाँ ना, तो क्या होगा इससे? हाँ, अरे बोलो ना, क्या यहाँ पर टेम्परेचर भी रेंज में लिख दी यहाँ पर ऐसे केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 क्या आएगा? अरे बताओ भाई बताओ, ये बनेगा N2Cl, क्या यहाँ पे BDCl बन जाएगा? ना, ब्रोमीन तो है ही है, ब्रोमीन के साथ कोई छिड़कानी नहीं करेगा ना, ये हो गया। ना बात करते हैं, अब मुझे इसकी जगह लगाना ब्रोमीन, तो मैं क्या यहाँ पे सेंड में रिएक्शन कर दूं? तो ना यहाँ पे आपको क्या CuBr2 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा HBr, क्या ये नहीं बन जाएगा? कितने स्टेप पे बना ये? 3 स्टेप बना है, 1 2 3, 3 स्टेप के अंदर 2 क्वेश्चन तुम कर पाओगे? क्या क्वेश्चन तुम उखाड़ पाओगे, या फिर तुम मुझे उखाड़ना पड़ेगा यहाँ पर? फर्स्ट कन्वर्जन तो हमने कर लिया, सेकंड कन्वर्जन कर पाएंगे? आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन कर लिया आपने?
इसके अंदर पहले तो हम लोग ब्रोमिन मैं स्टेप लिख रहा हूँ। पहला स्टेप था ब्रोमिनेशन करते हैं इसका। दूसरा स्टेप क्या करें, NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर लगा दें ना। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, क्या पानी के साथ रिएक्शन कर दें। तो 3 स्टेप में बन जाएगा ये। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा नहीं, अंडरस्टूड है कि ये आपका ये रीजन इसी के लिए थे। तो ये बनाना है। खड़े हो जाओ, जाओ कुछ कोने पे ना। यहाँ पर इस रिएक्शन को कैसे करना भाई, तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया वो कराऊं या फिर जो है बस ये रिएक्शन खत्म करें इसको। जब तक अपन ये क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों तो कुछ चमकेगा नहीं। फिर मैं बोलूंगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा दिया, तुम बोलोगे सर ये तो हमें प्रैक्टिस तो करवाई नहीं। तो कुल मिला के पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट का रोल काफी ज्यादा है। तो जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको चमकेगा। कई भाई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चमक रहा था, लेकिन यहाँ से देखकर उनको बात समझ में, हाँ इसको ऐसा करना होता है ना। यहाँ पर इसके अंदर क्या करें बताओ, सिंपल 2 स्टेप में हो जाएगा क्या, 2 स्टेप में हो जाएगा ये तो। ना पहले तो ना यहाँ करेंगे NaNO2 प्लस HCl। ये आपका 2 स्टेप वाले क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आपके आते हैं। HCl ना 2 स्टेप में, सेकंड में क्या कर रहे हैं, पानी निकाल पानी इसके अंदर जो है पानी से करवाएं रिएक्शन। तो ये NH2 की जगह, यहाँ NH2 की जगह पहले बनेगा BDC। क्या बनेगा, BDC। और BDC की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी का आएगा OH। तो ये OH यहाँ लिखा है मैंने, CH यहाँ लिखा हुआ है। तो CH3 है OH है, इसलिए घुमा के मैंने लिखा हुआ है ऐसे। भाई आपको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कैसे बनाते हैं, इसका नाम होता है मेटाक्रिसोल। कुछ याद आपको आया। हाँ अच्छा इसका होता है, ये इसका, आओ तुम हैं बहुत भोकाली बन रहे हो, आओ इधर, सरदार जी आओ। ऑर्थोडोन का लिखो स्ट्रक्चर। हाँ ऑर्थोडोन, आओ। हाँ लिखो बड़े, यही तो फंड, ये यही फंड है। हाँ ऑर्थोडोन का स्ट्रक्चर। सब बड़ा बनाते पे। हो गया, हो गया। पहले तो लिखा है मैंने ऑर्थो। इस भाई ने बनाया मेटा पे बनाया है, बताओ। मतलब सट्टे भी मारना हो भी मारने नहीं आ रहे हैं इसको। 2 CSC लगाए, अगर 2 ऑर्थो पे 2 CSC लगाए तो ये तो जाइलिन हो गया ना। ये आपके अमाइन चैप्टर में उसके अंदर दे रखा है, मॉलिक्यूल के नाम दे रखे हैं हर चैप्टर से पहले जो है आपका IUPAC को डिस्कस किया गया है। तो ऑर्थो टॉलरेंस जो होता है बच्चों वो ऐसा होता है। ये आपका आएगा, यहाँ आएगा NH2 और ये आपका आएगा CH3, ऐसा आएगा। बड़े तुम कॉन्फिडेंस, जितने जोड़ में तुम घूमते हो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ बता तो रहे हैं। इसका नाम क्या था, ऑर्थोटोलोडीन। एक होता है टोलोइन, इसका नाम नहीं, इसका नाम। एक था आपका टोलोइन, बेंजीन भी लगाते हैं, CSC लगाते हैं, वो होता है टोलोइन। इसका नाम क्या था बताया मैंने अभी, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। ठीक। इस चैप्टर के लास्ट 3 पॉइंट जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहे आप लोग। पहला, ये कौन से डिग्री का अमाइन है, ये अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइड है, क्या है, 1 डिग्री अमाइड या 2 डिग्री अमाइड। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन से लगा हुआ है, ये पता तो है कैसे लिखा जाएगा, CONS2 है। ये 1 डिग्री अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड, ये 3 डिग्री अमाइड। बच्चों ये जो है इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, या पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, या पूछ ले सोल्युबिलिटी पूछ ले, इन तीनों का ऑर्डर सेम ही रहेगा। मतलब 1 डिग्री का ज्यादा होगा कंपेयर टू, फिर आपका 1 डिग्री अमाइड देन 2 डिग्री अमाइड। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे हमने कहा ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग से ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें प्राइमरी अमाइन में कितने H बॉन्डिंग कर बना सकते हैं, तो यहाँ पर
एक, यहाँ पर एक बार भी नहीं होगा। तो इसीलिए जितनी ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, सब सारे के सारे जो है उसके अंदर वो आपका उसका एक ही रहेगा। नाइट्रो कंपाउंड हैविंग अल्फा एच विल बी सोल्यूबल इन नाइट्रस एसिड। नाइट्रो कंपाउंड के पास अगर अल्फा एच है, वो नाइट्रस एसिड में सोल्यूबल होता है। ना यहाँ पर अल्फा कार्बन समझते हो, ये अल्फा कार्बन, क्या यहाँ पे अल्फा एच है? ना क्या यहाँ पे अल्फा एच है? ना क्या यहाँ पे अल्फा एच है? क्या नहीं है, तो सोल्यूबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, पायरोल। अब ये मैं समझाता हूँ, थोड़ा सुनो। आप सुनोगे तो सबको समझ आपको आएगा। अगर लोग इसको रट्टा मारेंगे। पायरोल जो होता है, ये होता है पायरोल। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ, नॉन एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है। नाइट्रोजन के पास तुम्हारा वो तुम्हारा फूफा लगता है, तुम्हें लोन पेयर बना बना के देगा। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, सब भूल भुला गए, ये एरोमेटिक है। तुम्हें याद तो था, लेकिन वो तुम्हारे टिप्स पे नहीं आ रहा था। बच्चे मन के सच्चे। तो इसके अंदर ये आपका जो है, इसके अंदर यहाँ पर ये आपका ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 मैंने मार्क कर दिया है। और क्वेश्चन आता है कि किस कार्बन पर ज्यादा डेंसिटी है, कार्बन की बात करता है, तो 2 5 3 4। तो किस कार्बन पर डेंसिटी ज्यादा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। अच्छा, 2 और 5 सेम है, इधर से करो इधर से, बात तो एक ही ना। 3 4 क्या सेम है? भाई नंबरिंग में किधर से कर दूं, तो ये आपका 5 की जगह 2 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो 2 5 इक्विवेलेंट है और 3 4 इक्विवेलेंट है। अब कहानी ये कि मैं अटैक कराऊंगा अभी। अगर अटैक मान लो मैं कराता हूँ 2 5 पे कराता हूँ अटैक, अगर मैं 2 या फिर 5 पे कराता हूँ, तो इससे बनने वाला कैटायन स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं रिएक्शन 3 4 पे कराता हूँ, मैं अगर 3 4 पे अटैक करवाता हूँ और बनने वाला स्पीशीज स्टेबल है, तो मैं बोलूंगा 3 4 पे अटैक हो रहा है, मतलब यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको जैसे चेक करते हैं, ठीक। बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है 2 या फिर 5 पर, तो मैं किसी एक जगह अटैक करके देख रहा हूँ। तो ना मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड तोड़ दिया। बताओ कैटायन कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे? कैटायन आपने अटैक करवाया यहाँ पर, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल, क्या 3 बनेगा? बीच में बनेगा? 3 बनेगा? मैंने कहा ये बनेगा। अरे हाँ, है ना। अगर अटैक में करा दूं 3 या 4 पे, 3 पे करा दूं, चलो, तो अटैक कैटायन का बनेगा, 2 पे बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया यहाँ पर, तो कैटायन बना यहाँ पर, यहाँ पे पाई बॉन्ड है अभी तक, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐसा बना दिया, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना हुआ क्या है। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक लोन पेयर भी है। ये लोन पेयर, अब ये कैटायन की देख रहा हूँ स्टेबिलिटी। अगर ये कैटायन स्टेबल हो चुका है, हो जाएगा, तो 2 5 जो है उस पर हमला होगा, मतलब उस पर डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर ये कैटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पर अटैक 3 4 वाला जो है वैलिड होगा, 3 4 पर डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे चेक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये प्लस चार्ज जो है इस कैटायन के इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। क्या ये डबल बॉन्ड जो है अगेन ये लोन पे साथ रेजोनेंस में है? तो बच्चों यहाँ पे आपके बनेंगे 2 RS, क्या बनेंगे, 2 RS। यहाँ देखते हैं, ये कैटायन जो है आपका, क्या इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। क्या इस डोमपर के साथ कॉन्जुगेशन में है? तो यहाँ पे केवल एक ही आरएस बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ही आरएस बन रहा है। और यहाँ कितने आरएस बन रहे हैं? 2। इसलिए ये आपका स्टेबल हुआ। जब ये स्टेबल हो गया, इसी वजह से हम बोलते हैं कि 2 5 पर जो है ज्यादा डेंसिटी होती है, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कई साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर इसका आप रेजोनेंस करेंगे, उसके बाद भी रेजोनेंस हो सकता है, उसके बाद भी तो यहाँ पे आपका आरएस बन सकता है। तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका एक ही आरएस बनेगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसका आरएस करके बता रहा हूँ। ये आपका आपने क्या किया, इसको आपने आरएस बनाया, तो यहाँ बना आपका, से सप्लाई किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था। नाउ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर सप्लाई किया, उस पर चार्ज क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन की हैसियत 4 बॉन्ड बनाने की थी, बन चुका है। अब ये कैटायन अगेन फर्दर रेजोनेंस नहीं कर, आप ये सोचो कि ये मैं जो है इसके अंदर एको बार करवा दूं, तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, वो वैलिड नहीं होगा। तो ये कैटायन यहाँ पे आके बस अब जो है जस्ट चिल मोड में, इसके आगे कहीं जाएगा नहीं। तो ये कैटायन नाइट्रोजन पे आएगा, तो एक ही बार एक ही आरएस बना है। ये कैटायन यहाँ से आएगा, उछल के आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, तो 2 RS बनाएगा। इसीलिए व्हाट वी से कि 2 5 पर अटैक जो होगा वो होगा, और 2 और 5 पर जो है डेंसिटी ज्यादा होगी। चिपकाओ इसको, बैठो।
वाइन चैप्टर धूम धड़ाके से खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आप लोग आप मॉडल से पूरा कर सकते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 1, 2 और 3 जितने भी लेफ्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग अटेम्प्ट करें और पूछें। कल के लेक्चर में बायोमोलिकुल्स हम लोग पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ बातें बायोमोलिकुल्स को बता देता हूँ ताकि कल पढ़ने में आसानी हो। जी हाँ, हाँ बोलिए। अरे क्या हुआ, इसको बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ, ये वाला, ये वाला। हाँ बस होगी, एक बार बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। बैक बॉन्डिंग हुई, बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। एक बार होगा जब कैटायन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो रेजोनेंस हो गया इसके अंदर, और इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, रेजोनेंस भी हो रहा है, यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है। समझ में आ रहा है। इधर मैं जो लिख रहा हूँ ये, इसको आप फिलहाल हाइड्रोकार्बन में एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब भी हम लोग मिलेंगे तो पीपीटी आपको मैं दूंगा, तो उसके अंदर सब कुछ जो है लिखा हुआ है। बात ना करें। 0 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। लिख लिया। पायरोल में अगर ये फंडा नहीं आता तो याद रखो कि पायरोल में 2 और 5 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहीं पे होती है ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे हमला करेगा। तो यहाँ तक ठीक है। बायोमोलिकुल्स के अंदर कुछ जो बातें हम लोग भी करने वाले हैं, उसमें से पहली बात आती है कि बायोमोलिकुल्स में एक शब्द आता है कार्बोहाइड्रेट। वैसे ये अगेन कल रिपीट होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वो कल तक याद रखना। परसों पहले भूल जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, कल तक याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें एक से ज्यादा ओएच होते हैं, और उसमें कायरल सेंटर भी होगा, और साथ साथ वहां पे एल्डिहाइड कीटोन भी होगा। तीन चीजें, खास चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट होने के लिए। पहला है कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, कंपाउंड में कायरल सेंटर होना चाहिए, और कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होना चाहिए। कितनी कंडीशन है, कौन कौन सी। पॉलीहाइड्रिक्स होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, और एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। आपने सुना था ग्लाइसोल, ग्लाइसोल में कितने हो जाते हैं, क्या तीनों हो जाते हैं। अरे हाँ, है ना। ओ एच, ओ एच, ओ एच। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ये इसमें कायरल सेंटर भी है, कायरल सेंटर भी नहीं है इसके अंदर, और नहीं है एल्डिहाइड कीटोन है। तो इस कंडीशन के अंदर ये कंपाउंड जो है आपका वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कंपाउंड इधर, इसमें कितने OH हैं, 2 हैं। भांग के गोटे खा के आ रखे हो तुम लोग। यहाँ पे दिख रहा है ये OH, ये OH और ये OH, 3 OH दिख रहे हैं क्या, 2 OH हैं। ये OH नहीं दिख रहा है क्या। और ऐसा डायग्राम हमने बना रखा, अभी मैं और पूछूंगा आइसोमेरिज्म का, तो है अभी तुम जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है रायता फैला दोगे। पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, कितने कायरल सेंटर हैं, क्या 2 कायरल सेंटर हैं यहाँ पर।
क्या यहाँ पे एल्डिहाइड है? तो ये कंपाउंड जो होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तुम अपने जो है टांगों को थोड़ा सा सही समझ। बायोमोलिकुल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये पहली बात, ये कार्बोहाइड्रेट है पहली चीज। कार्बोहाइड्रेट को तीन मतलब क्लासिफिकेशन जो किया गया है, पुराना जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर, पुराना क्लासिफिकेशन नए क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पुराने क्लासिफिकेशन इसको बोला गया है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब ये कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं डालूंगा पानी में, तो पानी में डालने पर वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। पानी से कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है। ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो पानी में जाने पर ना, उसको भी लिखता हूँ यहाँ पे H2 में, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। पानी में जाने पर 2 से लगाकर 10 तक जो है ये सब यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब यूनिट्स। 2 से 10 तक। अगर दो सब यूनिट बनाते हैं उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? तीन बनाएंगे उसको बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड। चार बनाएंगे तो टेट्रासेकेराइड्स। ठीक। कोई एग्जांपल है डाइसेकेराइड्स का? अपने घरों में चीनी होती है, अपने घरों में जो चीनी होती है उसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज को डालेंगे पानी में तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमें वो दिखता नहीं है अपनी आई से, लेकिन बता रहा हूँ कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो सुक्रोज होता है उसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं? एक होता है माल्टोज। माल्ट में एक लेक्टोज होता है। लेक्टोज कहाँ होता है? मिल्क में। अरे हाँ, है ना। तो ये सब जो है डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। कब तक रखना है? कल तक। अद्भुत। डाइसेकेराइड तीन है अपने सिलेबस में, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। बोलो। मोनोसेकेराइड अपने सिलेबस में 4 है। एनसीटी में 2 दे रखे हैं, लेकिन 2 और याद रखने हैं और वो आसान है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बोलो। फ्रक्टोज। और एक है आपका जो है, 2 और है, मेनोज, गैलेक्टोज। क्या है? और भाई बायो में तुम पढ़ते हो एपीमर, बोलते हो एपीमर होते हैं, एपीमर एनिमोर्स पढ़ते हो तुम लोग। तो ये बायो की जो बातें हैं यहाँ पर आपकी बहुत बढ़िया से हो जाएगी, तो ऐसा सुनते रहना है। 4 है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज। ठीक, ये है। अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने पर वो मोर देन 10 यूनिट्स के अंदर, सब यूनिट्स में जो है ब्रेकडाउन होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पानी में डालने पर उसकी जो टुकड़े होते हैं वो 10 से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 10 मोर देन 10 सब यूनिट्स होती है। 3 एग्जाम्पल अगेन अपने सिलेबस में है। एक तो है स्टार्च, अपने चावल में होता है, आलू में होता है। एक होता है सेलुलोज, प्लांट्स में होता है सेलुलोज। एक होता है ग्लाइकोजन, उसको बोलते हो आप एनिमल स्टार्च। अपने सिलेबस में 3 पॉलीसेकेराइड है। कौन कौन सी? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये सब बातें जो है ना, मैं आपको कल के लेक्चर में मैं आपको रिपीट करवा करवा के जो है याद हो जाएगी आपको। तो एनसीडी पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी आपको। तो इसके नोट्स नहीं बनाने, इसके जो मैं आपको हैंड हम पढ़ेंगे, इस पीपीटी से पढ़ेंगे तो पूरा याद समझाऊंगा इसमें हुआ क्या है। इसमें बहुत खास खास बातें हैं, अगर आपको बात पता है, याद है, तो सारा चैप्टर बड़ा आसान है। बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर, इधर। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ लिया। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड वो बीच में ओलिगो में आते हैं। ठीक। इसके 4 एग्जाम्पल मैंने बताया, इसके 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, डाई के और पॉली के भी 3 एग्जाम्पल बताए, वो उम्मीद करता हूँ याद होंगे आपको। ये कंपाउंड था, हमने कई सालों पहले, कई सदियों पहले, एक था आपका बस मेरे मुंह से हल्का सा निकला गलत। अरे चल, हो गया। बच्चे सोच रहे होंगे, चुप रहो। बहुत ही बढ़िया। हो गया। चलिए। शांत है, शांत।
चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं यहाँ पर जो है काफी नॉइस कर रहे हैं बच्चे। अबे हो गया मूर्खों, मान जाओ अब। चलिए, क्या है, मेरी बिलोंगिंग जो है, आई बिलोंग्स टू स्मॉल विलेज, वहां पे जो है कोई मर जाता है ना, तो पूरे गांव की औरतें ऐसी रोती है, सारी औरतें। और रोती नहीं है, रोने का नाटक करती है, वो ऐसी करती है, हम बता रहे हैं, ऐसे होता है। जो लोग गांव से हैं वो जानते होंगे अच्छे से। चलिए आते हैं। एक था डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन में ये बताइए क्या होगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बॉटम कायरा सेंटर को हम लोग देखते हैं। अरे हाय ना, कब हमने पढ़ा था इसको, आइसोमेरिज्म कब पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत ही बड़े। तो OH जो है, OH जो है, अगर अगर राइट हैंड साइड में है तो इसको हम बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे, डी। अगर ये बॉटम कैसे में OH इस तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल। डी एल, और ये आपका स्मॉल डी स्मॉल एल में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं। ये सारी कहानी और ये सारी कहानी सारी अलग अलग है। डीएल तो हम लोग देख के बता सकते हैं, लेकिन कैपिटल स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल हम देख के नहीं बता सकते हैं, ये होता है एक्सपेरिमेंटल। उसी समय हम लोगों ने पढ़ा थ्रियोस एरिथ्रियोस। थ्रियो और एरिथ्रियो, ये कंपाउंड क्या होगा, क्या होगा, थ्रियो कैसे होगा। दोनों कायरल सेंटर पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग अपोजिट में हैं, तो ये इसको बोलेंगे थ्रियो। क्या बोलेंगे, थ्रियो। अगर ये दोनों OH सेम साइड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, एरिथ्रो। ये आपको पता था, बस टिप पे नहीं आ पा रहा था, आपको बिल्कुल याद था, हाँ ही बोलना है। वो चिल्ला रहा है, मुंह फाड़ के चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।